नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति इस समय तेजी से एक गर्म दौर पर गुजर रही है। जो अभी तक मामला बिल्कुल ठंडा था, वो अब बदल चुका है। माहौल यहां पर बदल चुका है। लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोपों की जो कहानी अभी तक कुछ कुछ शांत थी, वो कांग्रेस में अब वापस उठने लगी है। लेकिन सबसे अहम बात, जो बात अशोक गहलोत की ओर से कही जाती है, उसका पलटवार सचिन पायलट की ओर से किया जा रहा है। जो सचिन पायलट आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद अशोक गहलोत के बयान आते हैं। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन घुमा फिरा कर एक दूसरे पर तंज कसने की कवायद जारी है। हाल ही में सचिन पायलट ने अपने एक बयान में कहा कि हमारी सरकार को 4 साल हो गए, लेकिन इन 4 सालों में जब सरकार बनी थी, उस दौर में जो कई मुद्दे थे, बीजेपी के खिलाफ थे, वसुंधरा राजे के खिलाफ थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, जो तमाम जो चीजें थी, उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी वो तमाम कार्रवाइयां, कुछ नहीं हुआ उन पर। दूसरी ओर बीजेपी में भी अब इन चीजों को लेकर शायद लगता है कि मंथन चल रहा है, या अंदरूनी तौर पर कोई कवायद जारी है कि आखिर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहां पर सक्रिय है। क्या है राजस्थान की सियासत, क्योंकि ये साल चुनावी साल है, बजट आने वाला है। और सबसे अहम बात यह कि इसी 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के आसीन में भगवान देवनारायण का जो जन्मोत्सव है, उस कार्यक्रम में शरीक होने आ रहे हैं। मतलब लगातार ये जो पूरा महीना है, राजनीतिक सरगर्मियों में गुजर रहा है। अब प्रधानमंत्री के भीलवाड़ा दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि वो यहां पर इन चुनाव में गुर्जर समाज को साधने की कवायद करेंगे। इधर सचिन पायलट गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं, और उधर चुनावी मौसम आ चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है, तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज को भाजपा से जोड़ने की कवायद भी यहां पर मानी जा रही है। बहरहाल कई सवाल हैं, चर्चाएं कई हैं, मुद्दे कई हैं, और आज इसी विषय पर बातचीत होगी। और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब आपका। और सबसे पहले, जो राजस्थान में चल रहा है 28 तारीख का प्रधानमंत्री का दौरा, सबसे पहले तो आप इसे किस रूप में ले रहे हैं? देखिए आजाद साहब, प्रधानमंत्री का दौरा पूर्व निर्धारित था। पहले से ही बात चल रही थी, प्रधानमंत्री जी भीलवाड़ा आएंगे और देवनारायण भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये निरंतर जो है ना, मंदिरों में जाना, देवी देवताओं की पूजा करना और धार्मिक स्थलों को विजिट करना, उनको जीर्णोद्धार करना, उनका एक कार्यक्रम लगातार रहा है। और मैं समझता हूं कि इसका कोई पॉलिटिकल मायने नहीं है। वो इसी धारणा को लेकर के, और वो देवनारायण भगवान के मंदिर में दर्शन करने भीलवाड़ा आ रहे हैं। तो जब पॉलिटिशियन आता है तो राजनीति भी होती है, राजनीति होनी भी चाहिए। तो निश्चित तौर पर उसका राजनीतिक लाभ भी उठाएंगे और दर्शन भी करेंगे, दोनों बात है। सर, यही जानना चाह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ जो उठाएंगे, जो आप कह रहे हैं, कि वो किस तरीके से, क्योंकि यहां समाज विशेष को साधने की कवायद, भाजपा को मजबूत करने की कवायद और कांग्रेस को करारी मात देने की कवायद। देखिए, कोई भी बड़ा जब नेता आता है, आज सभी समाजों में, सारे समाज एक साथ तो किसी पार्टी के साथ है नहीं। कुछ कार्यकर्ता बीजेपी में है, कुछ कांग्रेस में, कुछ दूसरी पार्टियों में है। तो लोग अपने अपने स्थान के हिसाब से, अपने अपने राज्य के हिसाब से, अपने अपने नेताओं के हिसाब से कार्यकर्ता बटे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री आएंगे तो मैं समझता हूं कि गुर्जरों को अच्छा लगेगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी का गुर्जरों से अच्छा रिश्ता रहा है। कर्नल साहब का वसुंधरा जी से बहुत अच्छा रिश्ता रहा,
और कर्नल साहब जब एक सलूट मार करके अपनी बात कहते थे तो वसुंधरा जी भी मजबूर हो जाती थी, उनकी बात माननी पड़ती थी। वो हंसमुख और एक मतलब खुले मन के आदमी थे। तो गुजरों से लगाव है, गहलोत साहब का भी लगाव है। गहलोत साहब के टाइम में भी कर्नल साहब बड़े पॉजिटिव थे। बात वो हर चीज को बातचीत के ढंग से समस्याओं का समाधान का हल ढूंढते थे। वो और लोगों की तरह नहीं, काम को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते थे। जो जिस पर्पज से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसका हल निकलना चाहिए, वो हमेशा इस सोच के थे। तो वो सबसे बात करते। वसुंधरा जी से भी इनकी रिश्तेदारी है, गुर्जर समाज की। गुर्जर समाज की समधन है वसुंधरा जी। जी। और मोदी जी भी सब धार्मिक है, तो सब जात बिरादरी के जो भी देवी देवता जिनको मानते हैं सब कुछ। डॉक्टर साहब, लगता है कि कहीं ना कहीं कि हाँ, प्रधानमंत्री का ये दौरा भाजपा को राजस्थान में फायदेमंद साबित होगा। और प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ करेंगे तो फायदेमंद तो होगा ही, निश्चित तौर पर होगा। पर राजस्थान में आजाद साहब, मैं जो समझता हूं, मैं पार्टीबाजियों की बात नहीं करता, मैं तो एक आम नागरिक की हैसियत से, और अब तो मैं भाजपा में भी नहीं रहा, मेरे को इन्होंने निकाल दिया। हालांकि मेरी आस्था जरूर है, पर मैं वर्तमान नेतृत्व के बहुत खिलाफ हूं, क्योंकि ये वर्तमान नेतृत्व भाजपा की रीति नीतियों के अनुसार नहीं है, ये अवसरवादी नेतृत्व है। इसलिए मैं भी इनके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन मोदी जी एक ऑक्सीजन का काम करते हैं, जिस भी स्टेट में जाते हैं, तो भाजपा को मोदी जी के आने से फायदा होगा, निश्चित बात है। परंतु एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आज सर्व समाज में जो हैसियत, जो तवज्जो वसुंधरा राजे सिंधिया को मिलती है, वो उतनी हैसियत और किसी नेता की नहीं है। मोदी जी बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री है, वो एक अलग बात है, और मोदी जी को हम सब मानते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वसुंधरा जी भी कम नहीं है राजस्थान में, और वसुंधरा जी से सर्व समाज राजी है, और वसुंधरा जी के बिना बीजेपी का राज आना भी संभव नहीं है, चाहे कोई कितना ही दौरा कर लो, ये तय बात है। जी सर, हाल ही में जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जो सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि 4 साल पहले जो बातें की गई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कई घोटाले, कई भ्रष्टाचार के मामले थे, वो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, सचिन पायलट साहब शायद ये भूल गए, सचिन पायलट के मन में टीस है। सचिन पायलट साहब को कमिट किया गया था कि आप मेहनत करो, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब वो कमिटमेंट तो कांग्रेस पार्टी ने किया, फिर कमिटमेंट से कांग्रेस पार्टी फिर गई। अब वो भी युवा है, उनके मन में टीस रह गई, तो वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियन बड़े राजनीतिक के बेटे हैं, तो राजनीति तो करेंगे। और एक बात बताना चाहता हूं कि उनके समाज में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। उनको बहुत बड़ा भगवान के रूप में उनका समाज उनको मानता है, तो उनके मन की जो भावना है वो व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन रहा सवाल गहलोत साहब का, तो गहलोत साहब भी उन पर टिप्पणी करते हैं, तो वो उनका उसी तरह की टिप्पणी का जवाब देते हैं। पर इन दिनों जो देखने को मिल रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि बस अब बात बॉर्डर पर पहुंच गई है, अब इनका युद्ध शुरू होगा। इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मास लीडर है। गहलोत साहब भी अपने ढंग के नेता है, और पायलट साहब भी अपने ढंग के नेता है। तो पार्टी में निश्चित तौर पर विघटन होगा, और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्या लगता है सर, अभी जो पूरा माहौल चल रहा है राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में, उसे देखते हुए लगता क्या है कि जाहिर सी बात है कि अब अगले कुछ महीनों बाद चुनाव भी होंगे, तैयारियां भी हो रही हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो कहानियां लिखी जा रही है इस समय सियासत में, क्या ये वाकई पब्लिक के लिए किस तरह से मानते हैं आप कि ठीक है, या वाकई इस राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? देखिए, राजनीति का जो मकसद था, जो हमारे आजादी के जो दीवाने थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो, चाहे राजा महाराजाओं के टाइम में,
अंग्रेजों से लड़ने का मामला हो, चाहे मुगलों से लड़ने का मामला हो, जो भी हुआ, उनका उद्देश्य था कि भारत एक आजाद देश बने और हमारे यहाँ का नागरिक ही भारत का प्रधानमंत्री हो, शासन की बागडोर भारत के लोगों के हाथ में हो। अब वो बात एक मतलब हम सब ठगे से रह गए। यहाँ प्रजातंत्र मजबूत है और प्रजातंत्र के कारण जनतंत्र में प्रणाली भी लागू हो गई, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है और जो मुख्यमंत्री बन जाता है, फिर वो वन वे जाता है। ना तो कोई कैबिनेट मायने रखती, ना तो दिल्ली की कैबिनेट को प्रधानमंत्री क्या करना चाहते पता होता, राजस्थान की कैबिनेट को ये पता नहीं होता कि राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या कहता है। अब ये अपने अपने डफली, अपना अपना राग, इससे प्रजातंत्र की जड़ें जो मजबूत होनी चाहिए और जो सही फैसले आने चाहिए, जो जनता के हितों के फैसले हैं ना, वो पूरे नहीं हो पाते और वो गौण हो जाते हैं और वो स्वार्थ के मुद्दे आगे डेवलप हो जाते हैं। अब हाल दोनों पार्टियों में एक जैसा है। जो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ी थी, वो इंदिरा गांधी की जब 1971 में जब 400 से ऊपर इंदिरा गांधी की जब सीट आई, तो इंदिरा गांधी भी डिक्टेटर हो गई, आसमान की तरफ देखने लग गई। जो जो प्रभावशाली नेता थे, जमीनी नेता थे, उन सबको एक एक करके उड़ा दिया और अपने चहेतों को बैठा दिया। वही हाल मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में भी शुरू हो गया है। उनमें 40 साल बाद ये भावना डेवलप हुई और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी डेवलप होगी। 7 साल बाद आज दिल्ली में मैं नहीं समझता कि कोई कैबिनेट से कोई फैसले लिए जाते हैं। फैसला एक ही आदमी करते हैं या दूसरा भी उनका एक दो मिलकर फैसला करते हैं, तो वो उनका जनता को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जैसे महंगाई के मुद्दे पर आज सब गौण है, सारे मुद्दे छोटे रह गए। महंगाई बढ़ रही है पर कोई बोलने वाला नहीं है, विपक्ष कमजोर है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो आज महंगाई के मुद्दे पर पार्टी को, कांग्रेस बीजेपी को घेरा जा सकता था, कांग्रेस को बीजेपी को सॉरी घेरा जा सकता था। और लेकिन कांग्रेस कमजोर है, वो लड़ाई नहीं लड़ रही बल्कि तमाशा कर रही है। अभी आप देखिए चुनाव का माहौल है, वो अपने देश का भ्रमण पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो ये कोई मतलब की बात नहीं है जब राज फिर चला जाएगा 5 साल के लिए हाथ से। तो अभी राजनीतिक स्ट्रेटजी तय करने का मौका था। खैर वो उनके अपना सोच है, वो बड़े आदमी अपने ढंग से, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। और वो मैं नहीं समझता कि राजनीतिक दृष्टि से हिंदुस्तान की जनता के लिए ये जो हो रहा है ये सब ठीक नहीं हो रहा। लेकिन राजस्थान में कहा जाता है कि यहाँ पर भी विपक्ष कमजोर है। विपक्ष बहुत, राजस्थान में विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं। या तो विपक्ष तो हमारे सचिन पायलट साहब हैं वो ही विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, बाकी बीजेपी तो चुप बैठी है। गहलोत साहब को वही पिंच करते हैं, बाकी तो कोई करता ही नहीं। बीजेपी तो आराम से बैठी है। ये जो आक्रोश रैली जो निकली वो फेल थी, कोई 5 आदमी नहीं आए, कुर्सियां खाली रही, बुरी तरह फ्लॉप है। और बीजेपी का कोई भी नेता आज गांव में जाता, कोई मिलने भी नहीं जाता इनसे। वैसे पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता जरूर जाते, जनता नहीं जाती इनसे मिलने। जेपी नड्डा को तो देखिए एक्सटेंशन मिल गया, उनके लिए तो उनका वक्त कार्यकाल तो बढ़ा दिया। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में भी देखिए जेपी नड्डा सुलझे हुए आदमी है, पार्टी के वफादार सिपाही, आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, उनका कार्यकाल ये समझदारी का काम है। बीजेपी के समझदारी का काम है कि नए आदमी को नहीं दिया, वरना नए आदमी को चुनाव आ गए सिर पर, समझ भी नहीं आती तो गड़बड़ होती है। अब एक सुलझे समझे आदमी को, जिनका अनुभव है, एक्सटेंशन अच्छा है उनको देना, पार्टी के हित का काम। राजस्थान में क्या करना चाहिए? राजस्थान में तत्काल हटा देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ एक एक दिन खराब हो रहा है राजस्थान में। तत्काल जो राजस्थान का नेतृत्व है उसको बदल देना चाहिए। ना तो वो नेतृत्व पार्टी के प्रति वफादार है और वो ना किसी और बात के लिए पार्टी के किसी तरह भी हित में नहीं है। डिफेक्टर वैसे है
जब उनको टिकट नहीं मिला तो गालियां काट रहे थे, बगावत पर उतर आए। और अब जब उनको अध्यक्ष बना दिया गया तो रातों रात उनकी माली हालत बहुत मजबूत हो गई। अब देखो, लोग तो राज में रह करके माली हालत नेताओं की मजबूत होती है, मोटापा आता है, पतले से मोटे होते हैं। यहाँ पार्टी में रह करके मोटे होते जा रहे हैं। तो ये बड़ा भारी, जो पहली बार बीजेपी में इस तरह का चंदा वसूली का जो काम जो चल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भैरू सिंह जी शेखावत को देखा हमने, हमने पार्टी के और बड़े बड़े नेताओं को देखा, हमने वसुंधरा राजे सिंधिया को देखा। उनमें ऐसा नहीं होता था कि विज्ञप्ति निकाल दी 35 अध्यक्ष हटाए जाएंगे, अब वो अध्यक्ष अपना मैनिपुलेशन करके जैसे तैसे करके वापस बने रह गए, कुछ हट गए, कुछ बने रह गए। तो यहाँ तो कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, और जनता के कार्यकर्ता जुड़ भी नहीं पाता। वो तो इनकी दिल्ली में दूसरे दिन गुलदस्ता लेकर इनकी हाजिरी में जाते हैं। इनका जो निवास है वो इतना सुंदर है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि उसमें इन और आउट, जैसे चीफ मिनिस्टर का घर है इसी तरह का इनका घर है। इन और आउट बैठने का बड़ा आलीशान जो है जगह बनाई हुई है। ये 4 साल पहले तो ये जगह नहीं थी, अभी अचानक जगह कहां से बन गई। अब राजनीति में रहने वाले कई जो बड़े नेता हैं जिन्होंने पार्टी बनाई है, इस लेवल तक पहुंचाई है, वो तो फक्कड़ ही रह गए, उनके पास तो रहने का घर भी नहीं है। और आजकल जो राजनीतिक हम लोग आते हैं तो हमारे पास रातों रात सब चीज बदल दी जाती है, रहन सहन बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो ये आचरण सही नहीं है। सर, ये मैं वसुंधरा राजे जी कहाँ है? क्या वो सक्रिय नहीं है राजस्थान में इस बार? वसुंधरा जी बहुत सक्रिय है, आपने देखा नहीं कितने धार्मिक स्थलों पर वो गई है, पूरे राजस्थान में गई है, सब जगह गई। उस बहाने लोगों से भी मिली है, कार्यकर्ताओं से भी मिली है, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग जो मृतक परिवारों को सांत्वना देने भी, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए भी वो गई है, उनके घरों में गई है। और वो तो एक्टिव रहती है। कोरोना में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, सब कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया। हमने वसुंधरा रसोई चलाई अलवर में, ऐसे सब लोगों ने, कहीं कोटा चल रही है, कहीं सब पूरे राजस्थान में वसुंधरा जी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। तो इस बार के जो इलेक्शन होगा उसमें अहम भूमिका होगी, मानते हैं आप? देखो, दुर्भाग्य होगा, मेरे को आगे की बात सूझती है, मैं आपको बताता हूं कि अगर वसुंधरा जी को लीडर घोषित नहीं किया या प्रमुख भूमिका में नहीं रखा या उनको राजी नहीं किया गया तो परिणाम विपरीत होंगे। जो परिणाम आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत के जो जब वो 93 में राज में बने थे तो दोनों पार्टियों के पास बहुमत नहीं आया था, निर्दलियों का बोलबाला था। ठीक 93 वाला ये चुनाव होगा, ऐसा मुझे लगता है। लीडर के बिना, अगर लीडर बना दिया बीजेपी में, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को लीडर बनाया तो निश्चित तौर पर राज बीजेपी का आएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस के राज से जनता त्रस्त है। लेकिन आज हालात ये है कि जनता कहती है कि ठीक है, अशोक गहलोत के राज में जनता भ्रष्टाचार से बहुत दुखी है, बिजली पानी से बहुत दुखी है, किसान बहुत दुखी है, मजदूर बहुत दुखी है, लेकिन राज उचक्के को तो राज भी नहीं देना चाहती, गहरे गहरे नत्थु घेरे को राज जनता नहीं देना चाहती। उससे अच्छा तो गहलोत को फिर अनुभवी मान करके ही कि कम से कम डबोएगा तो नहीं। तो राज कांग्रेस का वापस रिपीट हो सकता है अगर वसुंधरा जी नहीं आई तो, और वसुंधरा जी आ गई तो अशोक गहलोत की पार्टी का सफाया होगा निश्चित तौर पर। और उनका सफाया होना यूं भी है कि पार्टी 2 गुटों में बट गई, दोनों, गहलोत साहब भी, पायलट साहब भी कम प्रभावशाली नहीं है, तो एक बहुत बड़ा चंक उनसे टूटकर चला जाएगा, तो कांग्रेस का तो बुरा हाल होगा, तय है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद आजाद साहब, नमस्कार।